चलिए शुरू करते हैं। अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2, उसकी क्लास नंबर 2 है। कल जो हमने डिस्कस किया था बेटा वो था गुडविल का वैल्यूएशन करना, और गुडविल के वैल्यूएशन करने के मैंने आपको कुल मिला के 4 मेथड बताए थे। उसमें हमने पहला मेथड स्टार्ट किया था बेटा, जो फर्स्ट मेथड था वो कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल की वैल्यूएशन होती है बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाय क्या करना होता है, हमें एवरेज प्रॉफिट करना होता है। और एवरेज प्रॉफिट निकलता है बेटा दो तरीके से, एक होता है अपना सिंपल एवरेज, दूसरा होता है बेटा अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बोलो बात क्लियर है? चले जी, हमें ना उसके बाद थोड़ा सा एडिशनल वर्क करना है बेटा। ठीक है, वो एडिशनल वर्क क्या है वो समझते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट होंगे बेटा अपने प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, ये मैं एवरेज प्रॉफिट के लिए ही लिखवा रहा हूं बेटा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में हमें कुछ एक चीजें और कैलकुलेट, कुछ एक और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर शुड बी मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट, हमारा जो प्रॉफिट है वो कैसा होना चाहिए बेटा? मेंटेनेबल प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है सर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, समझो बेटा। मेरा जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट होगा उसमें मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या क्या करनी है समझो। सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगा बेटा मेरा कोई भी अगर अब नॉर्मल लॉस हुआ होगा, अब नॉर्मल क्या हुआ बेटा? लॉस हुआ होगा, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, समझो बेटा, अगर मैं अपने बिजनेस को बेचने जा रहा हूं, सुनना बेटा ध्यान से इस बात को, मैं कह रहा हूं मैं अपने बिजनेस को बेचने जा रहा हूं। ठीक है, तुम्हें पता है मैं टीचिंग में आने से पहले, ठीक है, टीचिंग में आने से पहले मेरा एक बहुत बढ़िया बिजनेस था। ठीक है, मैं पानी पूरी बेचता था। क्या बेचता था? पानी पूरी। ठीक है, तो एक दिन ये हर्षित आता है मेरे पास, कहता है मेरे को आपका पानी पूरी का बिजनेस खरीदना है। क्या खरीदना चाहता है? पानी पूरी का बिजनेस खरीदना चाहता है। ठीक है, अच्छा, इसने फिर मेरे से एक बात पूछी कि अगर आपका मैं बिजनेस खरीदूं तो बताइए आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता होगा। पूछेगा ना भाई, आप कोई भी बिजनेस खरीदने जाएंगे तो सामने वाला पूछेगा कितना कमा लेते हो इस बिजनेस से। बात समझ आई? तो मेरे से पूछा कितना कमा लेते हो, मैंने कहा देख मैं बता नहीं सकता, अकाउंट्स दिखा देता हूं तेरे को। बात समझे? अकाउंट्स दिखा रहा हूं। अब सुनो बेटा ध्यान से, मैं इसको अकाउंट्स दिखा रहा हूं। उसमें नेट प्रॉफिट आया बेटा मेरा 1.5 लाख रुपए का। कितना नेट प्रॉफिट आया? 1.5 लाख रुपए का। बोलो बात क्लियर? अच्छा, इसको है ना, मैंने एक बात कही, देख हर्षित ये तो 1.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आया है और 50,000 रुपए का मेरा नुकसान हो गया था क्योंकि आग लग गई थी तो सामान वगैरह जल गया था। अगर सामान ना जलता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता बेटा? 2 लाख रुपए। बात समझ रही है? यानी मेरे बिजनेस में कमाने की क्षमता तो कितनी है? 2 लाख रुपए। ये तो आग लग गई और मेरा 50,000 का नुकसान हो गया। बोलो बात क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ, हर्षित अपने दिमाग में मेरे बिजनेस को खरीदते हुए कितने का प्रॉफिट सोच के चलेगा? 1.5 लाख का सोच के चलेगा कि 2 लाख का सोच के चलेगा? 2 लाख का ये कहेगा हर साल जरूरी थोड़ी आग लगे, ये तो बाई चांस आग लग गई। इसका मतलब इस बिजनेस में कमाने की कैपेबिलिटी कितनी है बेटा? 2 लाख रुपए की। इसका मेंटेनेबल प्रॉफिट कितने का बेटा? 2 लाख रुपए का है। बोलो बात क्लियर है? इसलिए मैं अब नॉर्मल लॉस को क्या कर देता हूं बेटा? वापस जोड़ देता हूं, क्योंकि नेट प्रॉफिट 1.5 लाख हुआ है लेकिन 50,000 रुपए आग लगने की वजह से नुकसान हो गया, अदरवाइज ये नुकसान नहीं होता। इसका मतलब मेरे बिजनेस की कमाने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी बेटा। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से मैं इसको वापस से जोड़ देता हूं। क्लियर? बच्चे पूछते सर लॉस है तो जोड़ क्यों रहे हैं? तो जोड़ने की वजह ये है बेटा अपने पास। क्लियर? अच्छा जी, इसी तरीके से अगर कोई अब नॉर्मल गेन हो जाए बेटा तो उसे क्या कर दिया जाएगा बेटा? माइनस। अब नॉर्मल गेन ये हो जाएगा बेटा अपना माइनस। ठीक है, अब नॉर्मल गेन क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। ठीक है, अब सोचो जरा, एक दिन हुआ क्या, मैं बाहर खड़ा था छत पे। ठीक है, एक चिड़िया आई और चिड़िया की चोंच में एक पोटली थी, वो पोटली मेरी छत पे गिरा के चली गई। ठीक है, मैंने पोटली खोल के देखी तो उसमें तो करोड़ों के हीरे निकले, जवाहरात निकले, पता नहीं किस, ठीक है, अमीर इंसान के घर से उड़ के आई थी और मेरे घर, ठीक है, वो रख गई। भगवान भला करे ऐसी चिड़िया का। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा, मैं हर साल उसी टाइम रोज खड़ा होकर देखता हूँ मैं, चिड़िया आएगी चिड़िया आएगी। ठीक है, चिड़िया तो आती है लेकिन पोटली नहीं आती। तो एक कैसा प्रॉफिट है ये मेरा? अब नॉर्मल गेन है। क्या ऐसा गेन बार बार होता है क्या बिजनेस में? नहीं। तो क्या ऐसा गेन मैं हर साल एक्सपेक्ट करूं या ना करूं? नहीं करना चाहिए। बोलो बात क्लियर? दैट इज वाई बेटा आप नॉर्मल गेन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हर साल होने वाला प्रॉफिट नहीं होता है बेटा। बात समझ आ गई? क्लियर है? आप एक और चीज माइनस करेंगे बेटा इसमें से, ये होता है बेटा एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ये भी माइनस हो जाएगी। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है बेटा? समझो
ऐसे खर्चे होते हैं जो शायद अब तक तो मैं नहीं कर रहा था लेकिन आगे से मैं करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। ऐसे खर्चे जो अब तक मैं नहीं कर रहा था लेकिन आगे से करने की सोच रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब मेरे गोडाउन में आग लगी तो मुझे अक्ल आई और मैंने कहा अब से तो हर साल इसका इंश्योरेंस करवा के रखना पड़ेगा, ठीक है। अब से हर साल मैं 5-5 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस कराऊंगा। बेटा मेरे को एक बात बताओ, क्या 5 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस हर साल करवाऊंगा? हाँ। तो क्या हर साल की प्रॉफिट में से 5 हज़ार रुपये कमाने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सर। तो मुझे इस खर्चे को क्या कर देना चाहिए था बेटा? माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि आगे से मेरा बिजनेस जो है वो 5 हज़ार रुपये कम कमा पाएगा। बोलो बात क्लियर है? तो आप इसको क्या करके चलेंगे? माइनस करके चलेंगे। बोलो बात क्लियर है बेटा? अच्छा जी, इसके बाद हम प्लस माइनस करेंगे बेटा। कुछ अगर रेक्टिफिकेशन है तो, अगर हो सकता है मेरे अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हो, उस गड़बड़ को मुझे क्या करना पड़े बेटा? ठीक करना पड़े, ठीक है। तो ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है बेटा। बोलो बात क्लियर है? अगर इतनी एडजस्टमेंट मैं कर दूं बेटा तो मेरे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा इसे बोला जाएगा मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा? मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्लियर बेटा? तो मुझे हर साल क्या चाहिए? मुझे चाहिए मेंटेनेबल प्रॉफिट। इस मेंटेनेबल प्रॉफिट का इस्तेमाल करके बेटा मैं क्या करूंगा? एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, और एवरेज प्रॉफिट निकाल के क्या निकालूंगा बेटा? गुडविल निकालूंगा। तो आपका मेरे को बताओ क्वेश्चन में पहला टारगेट क्या रहेगा? मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना। पहले क्या करना है? मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और फिर आपको क्या निकालनी है बेटा? गुडविल निकालनी है। इसमें और एवरेज में बेटा, एवरेज तो अपन नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तब आएगी। ये तो मैं हर साल का निकालूंगा। अभी तो एवरेज करी नहीं है मैंने, मैं तो सिर्फ प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहा हूँ, उसमें प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, मेरे को लग रहा है जो ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है वो सही नहीं है, उसको ठीक करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट ठीक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसको एवरेज करेंगे। बात समझ आई? चलिए जी, एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है बेटा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है हमें। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आइए सारे बच्चे। मैं नई बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, ठीक है। कितना बोला सर? 3 ईयर परचेज। तो मैं ऐसा बोलूं सर, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल किसके बराबर होगी बेटा मेरे पास? 3 ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है बेटा मेरे को? एवरेज प्रॉफिट। क्या करना है बेटा? एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे बस एक ही काम करना है, मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है और मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कहते हैं पिछले 5 सालों का आपको जो है वो प्रॉफिट दे रखा है। तो मैं प्रॉफिट देखता हूं सर जरा क्या क्या दे रखा है बेटा। ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। हटा दूं? चलिए। देखिए बेटा ध्यान देना, मेरे को 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, मैं 5 साल का प्रॉफिट नोट कर रहा हूं, ठीक है। मुझे प्रॉफिट में गिवन है 5 साल का प्रॉफिट है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। और एक यहां बना लेते हैं, ठीक है बेटा। कौन कौन से ईयर का प्रॉफिट है? 2013-14, 13-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18। सही लिखा है मैंने? अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट बताओ बेटा। पहले साल का प्रॉफिट कितना है? एग्जिस्टिंग प्रॉफिट 4 लाख। फिर है बेटा मेरे पास 5 लाख। फिर है बेटा मेरे पास 60,000। लेकिन ये तो लॉस है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव प्रॉफिट को क्या करेंगे बेटा? आप माइनस कर देंगे, लॉस को माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे एवरेज निकालते हुए क्या करते थे? हर साल के प्रॉफिट को जोड़ते हैं ना, लॉस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है सर। उसके बाद देखते हैं सर, 60,000 के बाद 1.5 लाख का प्रॉफिट है बेटा मेरे पास इस साल में। एंड देन मेरे पास प्रॉफिट है बेटा 2.5 लाख का। यहाँ तक बताओ मैंने सब कुछ सही लिखा है? क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जी 1 जनवरी 2016 को, ठीक है, अ फायर ब्रोक आउट, आग लग गई सर, ठीक है, विच रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख। 3 लाख रुपए का सामान जल गया सर उससे। मेरे को बताओ नॉर्मल लॉस है कि अब नॉर्मल लॉस है? अब नॉर्मल लॉस। और अब नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऐड करते हैं। बात समझ आई? आगे कहते हैं अ क्लेम ऑफ 70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी ने 70,000 रुपए का जो है वो क्लेम दिया। अच्छा, ये जो फायदा हुआ, क्लेम मिला 70,000 रुपए का, ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है?
अब नॉर्मल है। सर आग लगी होगी तब इंश्योरेंस मिला होगा, ऐसा थोड़ी कि हर साल आग लगेगी और हर साल क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो मेरे को इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट को मुझे माइनस करना पड़ेगा और अब नॉर्मल गेन को मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा। अब सुनना बेटा ध्यान से मेरी बात को, मैं इनमें से कौन से ईयर के प्रॉफिट में ये काम करूं। आग कब लगी है, 1 जनवरी 2016 को। कब लगी है बेटा, 1 जनवरी 2016 को। अब रूल सुनो क्या होता है जिस दिन आग लगी, जिस दिन कांड हुआ, उसके बाद में देखो 31 मार्च कब आ रही है बेटा, उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा आपको हमेशा। 1 जनवरी 16 में आग लगी तो इसके बाद मार्च कब आएगी अपने पास, 31 मार्च 2016 ही आएगी ना। तो यानी ये 15-16 वाले ईयर में क्या करना है बेटा, अपने को एडजस्ट करना है। 16 वाले साल में अपने को एडजस्ट करना है, यानी ये इसमें एडजस्ट करना है बेटा अपने को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, देखो अब नॉर्मल लॉस किस चीज का बेटा, ये फायर का। ठीक है, आग लगने की वजह से जो नुकसान हुआ, कितने रुपए का बेटा, 3 लाख रुपए का। बात समझ आ गई। अच्छा मैं माइनस कर रहा हूं बेटा इसमें से अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन क्या चीज थी बताओ मेरे पास, रिसिप्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, रिसिप्ट फ्रॉम इंश्योरेंस। ठीक है, कितने का था बेटा, 70,000 रुपए का। मेरे को बताओ यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे चलता है। इतनी बात समझ आई यहाँ पर क्यों करा ये काम। ठीक है, आगे देखो बेटा, अगली एक एडजस्टमेंट और थी, इसने क्या बोला है कहते हैं सर ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स डिविडेंड ऑफ 80,000। ठीक है जी, कहते हैं 31 मार्च 18 को 80,000 रुपए का कोई टैक्स का डिविडेंड मिल गया, रिफंड मिल गया, सॉरी हमें टैक्स का क्या मिल गया, रिफंड। सर मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि इनकम टैक्स वाले पैसा दे देंगे और उन्होंने 80,000 रुपए का पैसा दे दिया। ठीक है, तो 80,000 रुपए मिल गए, मेरे लिए फायदा है नुकसान है, अब नॉर्मल गेन हो गया ना ये। तो क्या मुझे इसे कंसिडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं सर इसे मुझे घटाना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर, कब घटाऊं सर मैं बताओ, 31 मार्च 2018। देखो बेटा कोई और तारीख होती तो मैं ये देखता उसके बाद 31 मार्च कब आ रही है, लेकिन ये तो खुद ही किस पे खड़ा है, 31 मार्च 18 पे खड़ा है, तो यही वाली तारीख लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 31 मार्च 2018 तो यहाँ पे आई होगी बेटा अपने पास। ठीक है, तो इसमें से माइनस करते बेटा, कितने रुपए थे, 80,000। लो जी 80,000 मैं माइनस कर रहा हूं टैक्स रिफंड। लो जी क्लियर है। अब मैं निकालूंगा सर मेंटेनेबल प्रॉफिट, हर एक ईयर का क्या निकला, मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, आइए सर करते हैं। पहले साल का कितना है बेटा, 4 लाख, दूसरे साल का कितना है बेटा, 5 लाख, इसको जोड़ो जी 170। अच्छा यह आया बेटा 1.5 लाख, ये माइनस करा था अपन ने। ठीक है, 2.5 लाख माइनस 80,000, 170 अगेन। लो जी क्लियर है बेटा यहाँ तक। अच्छा क्वेश्चन ने मुझे बताया हुआ है क्या कि कौन सा एवरेज लगाना है, वेटेड एवरेज है कि सिंपल एवरेज है, चेक करो। नहीं बता रखा तो आप कौन सा मान के चले, ठीक ठीक है, अगर नहीं बता रखा तो कौन सा मान के चले बाबू, सिंपल या वेटेड। सिंपल, लाइफ को क्या रखना है, सिंपल, जब तक कुछ ना बोला जाए लाइफ को क्या रखो, सिंपल रखो, बस सिंपल सी बात याद रखनी है। ठीक है, तो सर 5 साल का प्रॉफिट जोड़ के 5 से क्या कर देना है, डिवाइड ना, जोड़ो सर 9 लाख प्लस 170, ठीक है, प्लस 150 प्लस में 170, कितना है 13,90,000। सर 13,90 को डिवाइड कर दे किससे, 5 से। ठीक है, डिवाइड बाय 5, ये आ गया बेटा अपने पास 2,78,000 रुपये। सही है, ये क्या आ गया बेटा अपने पास, एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया अपने पास, एवरेज प्रॉफिट। बोलो बेटा यहाँ तक कोई डाउट है किसी का। ठीक है, अच्छा एवरेज प्रॉफिट को यहाँ रख दूँ फॉर्मूला में, 3 इंटू में 2,78,000। लो जी ये आ गया 8,34,000। तो ये मेरी क्या निकल गई बेटा, वैल्यू ऑफ। बात समझ आ गई यहाँ तक। यहाँ तक मेरे को बताओ कोई डाउट है तो किसी का, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने क्या सीखा सर, अच्छा ये वाला जो मेंटेनेबल प्रॉफिट वाला केस है बेटा, ये आपका हर मेथड में यूज होगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी यूज होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी यूज होगा। ठीक है, मान के चलो ये कॉमन कंसेप्ट है सबके लिए। ठीक है, क्लियर है। मेंटेनेबल प्रॉफिट वाला जो कंसेप्ट है ये क्या है बेटा, एक कॉमन कंसेप्ट है, ये हर जगह यूज होगा आपका। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है, पक्की बात, चल सकते हैं आगे। आइए सर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन से 3 ईयर्स है बेटा, ये क्वेश्चन बता रहे हैं मेरे को, नंबर ऑफ ईयर परचेज है, कोई भी हो सकता है, मुझे क्या। ये कह रहे हैं भाई आपको फायदा 3 साल तक मिलेगा। ठीक है, 3 साल तक मिलेगा तो गुडविल की वैल्यू 3 पे निकाल देंगे। ठीक है, ये इन 5 में से नहीं है, ये 5 पास्ट ईयर्स है और वो कह रहा है अगले 3 साल में फायदा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, 1 साल का प्रॉफिट 278 कमा रहा हूँ, तो 3 साल में कितना कमा लूंगा, 834 कमा लूंगा ना। बात समझ आई, ये गुडविल है।
बिल्कुल निकाल रहे हैं, आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खुद ही कर रहे हैं, लेकिन ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, आप इनकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, इसका पर्पज कुछ और है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, गुडविल दो तरह की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज्ड। परचेज को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड को हम रिकॉर्ड, ये सेल्फ जनरेटेड की वैल्यू कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। ठीक है, खाते में रिकॉर्ड करनी नहीं है सर, मेहनत क्यों कर रहे हैं, करनी पड़ेगी, मजबूरी है। ठीक है, इसका पर्पज क्या है, बहुत बड़ा पर्पज है, बाद में समझाऊंगा बेटा क्या पर्पज होता है। वो परचेज्ड होती थी बेटा, कभी भी सेल्फ जनरेटेड नहीं होती थी। ठीक है, हमेशा जब भी आप, क्योंकि 11th क्लास में आपको सीधा सीधा गुडविल दी होती थी, तो तुम्हें ये पता ही नहीं कि वो परचेज्ड है कि सेल्फ जनरेटेड है। ठीक है, अभी तो गुडविल के और भी टाइप्स होते हैं, बट अपने सिलेबस में नहीं आते, कभी पढ़ने को ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, रैट गुडविल, कैट गुडविल, डॉग गुडविल। ठीक है, हाँ ये मतलब थ्योरिकल पार्ट होता है। ठीक है, जब तुम पढ़ोगे तो ये चीज़ आएगी। क्लियर, डन, आगे चले, पक्की बात, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देता हूँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब तक तो मैंने आपको अब नॉर्मल गेन और अब नॉर्मल लॉस वाली एडजस्टमेंट कराई, इसमें रेक्टिफिकेशन भी आएगा। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन देखना है किस तरह का होता है। ठीक है, आइए सर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहते हैं जी ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी पार्टनर बेटा प्रॉफिट इक्वली बांट रहे हैं। दे एग्रीड टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर, उन्होंने सी को एडमिट किया बेटा इक्वल शेयर के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल भी किया था, जिसमें 80% पे वैल्यू कर रहा था, याद आया? पिछले क्लास में पिछला जो क्वेश्चन था 80% पे वैल्यू कर रहा था, और ये कह रहा है 150% पे वैल्यू कर दो। जब क्वेश्चन बोल दे कि 150 पे कर दो तो कर दो भाई, बात समझ आई? हमें पंगा नहीं लेना क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन हमारा भगवान है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम वैसा कर देंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर है? क्वेश्चन से पंगा भारी पड़ सकता है, समझ आया? पेपर में तुम क्वेश्चन को चैलेंज करोगे, बोला तू गलत है मैं ठीक हूँ, तो एग्जाम में क्वेश्चन बोल देगा, बोला दिखाता हूँ तेरे को मैं। ठीक है, बात समझ? तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा कर दो। उसने बोला 80% पे करना है, 80 पे कर दो, 150 पे बोला है तो 150 पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बात क्लियर बेटा? आइए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, सुनिए बेटा ध्यान से। इतना क्वेश्चन पढ़ के मेरे को क्या आइडिया लग रहा है सर, क्वेश्चन ने मेरे को कहा कि सर जो भी एवरेज एनुअल प्रॉफिट आए पिछले 5 साल का, उसका 150% कर देना, क्या निकल के आ जाएगी? गुडविल निकल के आ जाएगी। ठीक है, एज पर दिस क्वेश्चन गुडविल इज इक्वल टू 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है बेटा? 5 साल का। ठीक है, मेरे को 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, देख लेंगे अभी और क्या क्या है। मैं लिख ही लेता हूँ। एक ऐसे मेरे पास 2019 का, 2020, ठीक है, उसके बाद आ गया सर हमारे पास 2021, 2022 और 2023। इतनी बात तो समझ आ गई सर। इनका दे रखा है हमें प्रॉफिट, तो मैं प्रॉफिट भी लिख लेता हूँ सर। प्रॉफिट गिवन कितना है? 40। नेक्स्ट क्या है? 60,000। फिर है बेटा 1 लाख, और फिर है माइनस का 20,000। 20,000 का नुकसान है सर हमारे पास। और यहाँ है सर 1.5 लाख का प्रॉफिट। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है बेटा। क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहे हैं सर इट वॉज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 देर वॉज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 8,000। बेटा 19-20 में मैं किस में एडजस्ट करूं? 19 में एडजस्ट करूं कि 20 में एडजस्ट करूं? 20 में एडजस्ट होगा। इतनी बात क्लियर ना? जब वो ईयर 19-20 बोल रहा है तो ईयर खत्म कब हो रहा होगा? 31 मार्च 2020 में। तो एडजस्टमेंट किस में होगी? 2020 में। ये कह रहा है अब नॉर्मल लॉस हुआ था बेटा कितने रुपए का? सॉरी, ड्यूरिंग द ईयर 19-20 देर वॉज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 8,000। नॉर्मल लॉस है बेटा 8,000 रुपये का। मेरे को बताओ एडजस्ट करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है सर, ये तो नॉर्मल है। हम कौन सा एडजस्ट करते हैं? अब नॉर्मल एडजस्ट करते हैं। फालतू में दे रखा है सर, कंफ्यूज करने के लिए दिया हो। ठीक है, नहीं बेटा कैसे होएगा? 8,000 रुपये का हर साल लॉस हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट से तो तब माइनस करता है जब मैं कहता हर साल खर्चा होने वाला है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ भाई फ्यूचर में हर साल 5-5 हज़ार रुपये का खर्चा करूंगा तो हर साल का प्रॉफिट कम कर देगा।
ठीक है। ये कह रहा है 8,000 का कोई नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। हर साल होगा ऐसा जरूरी थोड़ी है, ठीक है। आगे देखते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख विद अ बुक वैल्यू ऑफ 1.5 लाख वाज सोल्ड फॉर 1,24,000। समझो बेटा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, सुनना 31 मार्च 2020 वाले साल में मेरी कोई एसेट थी बेटा जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी बेटा कितने की, 2 लाख रुपए की। बात समझ आई? ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी, 2 लाख रुपए की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दे रखे सर उसकी बुक वैल्यू थी बेटा 1.5 लाख रुपए की। इसकी बुक वैल्यू थी 1,50,000 रुपए की, ठीक है सर। और ये बेच दी बेटा, सोल्ड फॉर रुपीज कितने में, 1,24 में। बात समझ आई? यानी क्वेश्चन में से चाहता है कि मैं प्रॉफिट या लॉस निकालूं बेटा इस पे, ठीक है। मेरे को एक बात समझाओ, एसेट के बिकने पे जो प्रॉफिट हो रहा है क्या वो नॉर्मल प्रॉफिट है या वो अब नॉर्मल प्रॉफिट है? अब नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। और एसेट के बिकने पे जो नुकसान हो रहा है क्या वो नॉर्मल नुकसान है या वो अब नॉर्मल नुकसान है? अब नॉर्मल नुकसान है। यानी क्वेश्चन मेरे को चाहता है कि मैं प्रॉफिट या लॉस निकालूं इस पे। अब क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए दिया बेटा 3 वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू और सोल्ड। अब सुनो बेटा ध्यान से, क्या चीज क्या होती है वो मैं समझा रहा हूं बेटा। ओरिजिनल कॉस्ट होती है वो वैल्यू जिसपे एसेट खरीदी गई थी, ओरिजिनली खरीदी गई थी, ठीक है। बुक वैल्यू होती है बेटा वो वैल्यू जो डेप्रिसिएशन लगा के हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखी है, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और सेल मतलब हमने बेच दी। अब मेरे को बताओ प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बेटा मैं सेल वैल्यू को किससे कंपेयर करूं, बुक वैल्यू से करूं कि ओरिजिनल कॉस्ट से करूं? बुक वैल्यू से, ठीक है। अब जैसे मेरे पास जो आईफोन है, ठीक है, आईफोन XS मैक्स, ठीक है, किसी टाइम पे मैंने 1.25 लाख रुपए का खरीदा था सर वो, ठीक है, मान लो 1.25 लाख रुपए का खरीदा था, ठीक है। अब उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन लगा के 20,000 रुपए की बची हुई है, ठीक है। अब मैं उसको मान लो 15,000 में बेच दूं, 1,25,000 की चीज 15,000 में बेच दी। मैं कह रहा हूँ नुकसान हो गया, लाख रुपए से ऊपर का नुकसान हो गया, तो मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मैं गलत हूँ सर। यहाँ पे मैंने एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी कर रखी है, 20,000 रुपए, तो 20 को 15 से कंपेयर करो ना सर, 5,000 का नुकसान हुआ है। बात समझ आई? तो हम ओरिजिनल कॉस्ट से कभी भी नहीं देखते बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट मेरे लिए बेकार है, ये बेकार की इन्फॉर्मेशन दे रखी है ताकि हम जबरदस्ती गलती करके आए बेटा उसमें। क्लियर है? कंपेयर हमेशा किसको किया जाता है, बुक वैल्यू और सोल्ड वैल्यू को, ठीक है। बताओ सर 1,50 की चीज 1,24 में बेच दी हो कि 26,000 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस। और ये क्या होगा, अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस को क्या करें बेटा, ऐड। कौन से ईयर में ऐड करूं, बोलो? 31/3/2020 वाले में, ये रहा सर। अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। अगर तुम्हारा टीचर बोले ना तो यहाँ पे बेटा लिख देना, ठीक है, सेल ऑफ एसेट से, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, ठीक है। कितना बेटा, 26,000। लो जी, ये एडजस्टमेंट समझ आई? पक्की बात है। आगे देखते हैं। कहते हैं जी नेक्स्ट, क्या चाहिए बेटा? हाँ ना, 1,24 कोई प्रॉफिट थोड़ी हुआ, 1,24 का तो कैश आया, रिसिप्ट है ये तो मेरे पास, प्रॉफिट नहीं होता बेटा, ठीक है। अगली एंट्री देखो, थर्ड एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान से समझना बेटा इसको। कहते हैं जी 1 अप्रैल 2021 को, बेटा 1 अप्रैल 2021 की बात हो रही है। मेरे को बता सकते हो एडजस्टमेंट कौन से ईयर में होगी? 2022 में, ठीक है। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उसके जस्ट बाद वाली 31 मार्च देखो कब आएगी। 1 अप्रैल 2021 के बाद 31 मार्च कब आएगी बेटा? 31 मार्च 2022। यानी कौन से ईयर के प्रॉफिट की बात हो रही है? 22 वाले की। बात समझ आई ना? गलती से भी 21 में कर दिया तो गलती हो जाएगी बेटा। बात समझ आई? तो हमेशा एक ट्रिक है बस ये, बोला सर जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन बाद देख लो कौन सी 31 मार्च आ रही है, बस सिंपल सी बात है। ट्रांजैक्शन अगर 31 मार्च की है तो फिर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए क्या कह रहे हैं, देखो समझो ध्यान से क्या क्या हुआ। कहते जी 1 अप्रैल 2021 को 2 कंप्यूटर खरीदे थे बेटा लाख रुपए के, ठीक है। वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। गलती समझ रहे हो बेटा? ये कह रहा है हमने ना 2 कंप्यूटर खरीदे, कितने रुपए के बेटा? लाख रुपए के कंप्यूटर खरीदे, और उसको गलती से कहाँ डाल दिया बेटा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। गलती समझ आ रही है किसी को? क्या कंप्यूटर को उठा के कहाँ डाल दिया बेटा? क्या फर्क पड़ जाएगा इससे प्रॉफिट पे? या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कैसे ना, ड्राइंग्स कैसे होगी? हाँ, कंप्यूटर एक एसेट है, एसेट जाती है बैलेंस शीट में, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है, वो जाना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात समझ आई बेटा? अगर कोई चीज़ तुम प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल दोगे
और कहाँ डाल दोगे, एसेट में डाल दोगे, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। बात समझ आई। अब सुनो बेटा, हाँ गलती क्या हुई समझो, इन्होंने 1 लाख के कंप्यूटर को कहाँ उठा के डाल दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मेरे को ठीक करनी है ये बात, कैसे करूँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हटाना पड़ेगा और उसे कहाँ लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर में लिखना पड़ेगा। बात समझ आई। गलती समझो फिर से, इसने क्या करा, 1 लाख के कंप्यूटर खरीदे बेटा और कंप्यूटर खरीद के कहाँ लिख दिया, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया। बात समझ आई। इन्होंने क्या करा, लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा और उठा के कहाँ लिख दिया बेटा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया। ठीक है, अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस गया होगा P&L में और कंप्यूटर जाना चाहिए अपना बैलेंस शीट में। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं P&L से ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस निकाल रहा हूँ, हटा रहा हूँ। अगर मैं P&L से खर्चा कम कर दूंगा तो उस साल का प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा। बोलो बात क्लियर है। तो मैं ठीक कर रहा हूँ, एंट्री को ठीक कैसे कर रहा हूँ, मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ से निकाला और बैलेंस शीट में एसेट में डाल दिया। बात समझा, मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस का खर्चा हटाया और कहाँ डाल दिया बेटा, उसे उठा के बैलेंस शीट में एसेट में डाल दिया। अब सुनो बेटा, जैसे ही मैं खर्चा हटाऊंगा वैसे उस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो बात क्लियर है। तो क्या मुझे इस साल का प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा सर 2022 का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बढ़ जाएगा सर। सर कंप्यूटर परचेज्ड, बोलो बेटा यहां तक कोई डाउट है किसी का, पक्की बात है। अब सुनो बेटा, अगर मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस को निकाल के, कंप्यूटर को निकाल के ट्रैवलिंग एक्सपेंस और कहाँ रखूंगा, एसेट में रखूंगा, तो फिर सर एसेट पे तो डेप्रीशिएशन भी लगेगा, सही है। और डेप्रीशिएशन की वजह से अपना प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम या ज़्यादा, कम हो जाएगा। बात समझ नहीं, तो मेरे को डेप्रीशिएशन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, आओ सर लगाते हैं डेप्रीशिएशन। देखो कैसे बोला है, कहते हैं सर डेप्रिशिएट ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज एट 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब आई होप आपको डेप्रिशिएशन में 2 मेथड होते थे, पता है, एक होता था बेटा स्ट्रेट लाइन बेसिस और एक होता था बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। मैं दोनों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, जो स्ट्रेट लाइन बेसिस होता है, जो SLM मेथड होता है, उसमें क्या होता है, अगर मैंने एसेट खरीदी है बेटा 1 लाख रुपए की और इस पर डेप्रिशिएशन लगाना है बेटा 20% डेप्रिशिएशन लगाना है। ठीक है, तो पहले साल का डेप्रिशिएशन कितना आएगा बेटा, 20,000 रुपये। ठीक है, अब मेरे इसकी कंप्यूटर की वैल्यू कितनी बच गई, 80,000। ठीक है, और जब मुझे दूसरे साल डेप्रिशिएशन लगाना होगा तो अगेन 20% निकालेंगे, लेकिन ये 20% किसका निकालेंगे, 80,000 का कि 1 लाख का, 1 लाख का। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप्रिशिएशन किस पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। बोलो बात क्लियर। तो फिर से कितना लगेगा बेटा, 20,000 लगेगा। बात समझ आई। वैल्यू कितनी रह जाएगी बेटा अपने पास, 60,000। क्लियर है। अच्छा, फिर तीसरे साल डेप्रिशिएशन लगाऊं 20%, तो किसका लगाऊं, 1 लाख का। हमेशा ही 1 लाख पे लगेगा इस पे तो। ठीक है, इसका नाम ही SLM मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फिर से डेप्रिशिएशन कितना लगा बेटा, 20,000। क्लियर है सर। अगर मेरा डेप्रिशिएशन लगता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, सुनना बेटा, अगर डेप्रिशिएशन होता है बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो कैसे होगा, अगर मेरा डेप्रिशिएशन है बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो मैं क्या करूंगा, मेरी एसेट की कॉस्ट कितनी है बेटा, 1 लाख। पहले साल डेप्रिशिएशन लगाएंगे बेटा 20%। ठीक है, डेप्रिशिएशन कितना, 20,000 बेटा। बात समझ आ गई। अब ये वैल्यू कितनी बच जाएगी, 80,000। जब दूसरे साल का डेप्रिशिएशन लगाएंगे ना प्रभु 20% डेप्रिशिएशन, तो 80,000 का लगाएंगे इस बार, 1 लाख का नहीं लगाएंगे। जबकि SLM में हमेशा ही किसका लग रहा था, 1 लाख का। ठीक है, तो इस बार 16,000 का डेप्रिशिएशन लग गया। सर वैल्यू बताओ जी कितने की बच गई अपने पास, 64,000 की। इतनी। अच्छा, तीसरे साल फिर डेप्रिशिएशन लगाना पड़े तो कितने का लगाएं, 64,000 का 20%। बात समझ आई, क्लियर ना। यहाँ तक मैं सिर्फ मेथड समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा अभी, सिर्फ मेथड समझाया मैंने। ठीक है, कई बार ऐसा होता है भी WDV मेथड नहीं पता, SLM मेथड नहीं पता, तो मेथड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसने कौन से मेथड से बोला बेटा, आपने को WDV मेथड से बोला है। अभी उसका पर्पज क्या है वो समझाऊंगा, समझिए। मेरे को बताइए क्वेश्चन में यहाँ तक किसी का कोई डाउट है क्या। इसने ये बोला था भाई लाख रुपए के कंप्यूटर थे बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसको। इसने कहा था लाख रुपए के कंप्यूटर थे, वो गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया और जाने कहाँ चाहिए थे, एसेट में जाने चाहिए थे। तो मैंने क्या करा सर, मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस हटाया और उसको एसेट में डाल दिया। तो एक्सपेंस कम करते ही मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपए से क्या हो गया होगा बेटा, बढ़ गया होगा। बोलो बात क्लियर। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ उठा के एसेट में डालूंगा तो एसेट पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सर, इस पर डेप्रिसिएशन लगाता हूँ बेटा, डेप्रिसिएशन लगाओ जी। 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाना बेटा, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाना है, कितना परसेंट, 20%। कितने टाइम का, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, पूरे 12 महीने का लग रहा है बेटा, तो पूरे 12 महीने का बेटा। क्लियर है। बोलो जी कितना आया, 20,000। लो जी, पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया 20,000। बोलो जी यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा मेरे को एक बात का और जवाब दो सर, अगर कोई एसेट मैं पहले साल में होल्ड कर रहा हूँ तो क्या अगले साल भी वो एसेट रहेगी कि नहीं रहेगी मेरे पास।
अगर मैंने इस साल में कोई एसेट बना दी है तो अगले साल एसेट गायब हो जाएगी या रहेगी? रहेगी ना। तो यानी यहाँ डेप्रिसिएशन लग रहा है तो अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। बोलो बात क्लियर है। लेकिन अगले साल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू पे, ठीक है। कैसे सर? इस साल में डेप्रिसिएशन 1 लाख की एसेट थी, 20,000 रुपये का क्या लग गया बेटा उस पर? डेप्रिसिएशन। तो वैल्यू कितनी बची बेटा अपने पास? 80,000। अब रिटर्न डाउन वैल्यू क्या कहती है सर? वैल्यू डेप्रिसिएशन किस पे लगना चाहिए? 80,000 रुपये पे। तो इस पर निकालो सर डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट बाबू? 20%। कितना आया? 16,000 रुपये, ठीक है। लगाओ जी 16,000 रुपये का डेप्रिसिएशन। मेरे को बताओ सर यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी का? पक्की बात है। क्या खतरनाक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। मज़ा आ गया ऐसा क्वेश्चन करके। लग रहा है सर +2 में काम कर रहे हैं, ठीक है। यस और नो? क्लियर? अभी लग रहा है 12वीं क्लास आई है। कल तक तो ये लगा था, ठीक है, दूसरी तीसरी क्लास के क्वेश्चन कर रहे हैं। जमा घटा करवा रहा है, एवरेज निकलवा रहा है 6ठी 7वीं क्लास वाला, ठीक है। अभी कुछ अकाउंटिंग वाली बात आई है सर, अकाउंटिंग वाली बात आई है, ठीक है। अब इसने कुछ अकाउंटेंट्स वाली बात करी। ये कह रहे हैं सर 1 साल में प्रॉफिट गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? बोला सर खर्चा लिख दिया गलती से एसेट को, तो खर्चा हटाया, एसेट में लिखा उसको, ठीक है। खर्चा हटाने से प्रॉफिट बढ़ गया, एसेट में एसेट चली गई, एसेट जाने से उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो प्रॉफिट फिर से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। बढ़िया अकाउंट्स का यूज़ हुआ बेटा इसमें, ठीक है। आइए जी, अब मेरे पास मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। 40,000 ये हो गया बेटा मेरे पास 86 1 लाख। ये बोलो बेटा कितना? 60,000। ये बोलो 34। क्लियर है? आइए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करेंगे बेटा। देखो टोटल देखो कितना आया, कितना बेटा? टोटल 4,20,000। चेक कर लेना एक बार। 4,20 डिवाइड बाय कितना बेटा? 5। तो एवरेज प्रॉफिट 84,000। सही है। अच्छा इसने बोला था गुडविल कैसे निकलेगी? 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 150% मल्टीप्लाइड बाय 84,000, ठीक है। हाँ तो 84,000 इसका 150%, 1,26,000। तो गुडविल की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास 1,26,000। अब नॉर्मल नहीं था बेटा, वो नॉर्मल था। क्वेश्चन में पढ़ो, ये चीज़ मैंने आपको बताई ना, वहाँ पे नॉर्मल लॉस हुआ था। ना 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 ना, नॉर्मल लॉस का तो कुछ करेंगे ही नहीं, नॉर्मल तो होता ही रहता है, ठीक है। मैंने आपको एडजस्ट क्या करवाया था? अब नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस इसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि बच्चा गलती कर दे। तो यहाँ पे अगर डाउट लग रहा है तो बुक में लिख के रखना दैट वी विल नॉट एडजस्ट नॉर्मल लॉस। हम क्या एडजस्ट करेंगे हमेशा? अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। ऑलवेज कैरी ए पेंसिल विद यू, ठीक है। और बुक में ही मार्किंग करनी है। किताब सेकंड हैंड बेचने के बारे में नहीं सोचना, बात समझ आई? हाँ, ऐसा कोरी नहीं रखनी किताब अपने को, ठीक है। मैं तुम्हें कभी मेरी किताबें दिखाऊंगा सर, जो राइटर ने नहीं लिखा होता ना उससे ज़्यादा तो मैं ही लिख डालता हूँ, ठीक है। तो अपने को नोटिंग करनी है बेटा। इससे फ़ायदा क्या होता है? जब आप हाथ से लिखते हैं ना तो अपने को ध्यान रहता है क्या लिखा था, क्या पॉइंट था, ठीक है। तो अपने को डाउट्स ऐसे कवर करने हैं। क्लियर? बात समझ आई? 800-900 की बुक होगी, 1000 की बुक होगी, कितने मिल जाएंगे सेकंड हैंड बेच के? 500-600, ठीक है। क्या कर लेंगे इतने में? बात समझ आई? हाँ ठीक है, ये ऐसे ही खा लेंगे हम। किस दिन किसी दिन बढ़िया अकाउंटेंट बन गए, मान ले हर्षित सीए बन गया, ठीक है, तो यही खिला देगा इतने इतने के तो मोमोज, ठीक है। बात समझ आई ना? तो करियर के आगे 100-200 500 नहीं देखे जाते बेटा, ध्यान रखना हमेशा। क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? समझ आ गया? पक्की बात? टाइम देखना हर्षित, क्या हुआ? पड़ेगा 6:30 हो गई क्या? आई सर मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में है बेटा, इलिस्ट्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन मैं पीछे प्रैक्टिकल से दूंगा। 7 लिख लिया? इलिस्ट्रेशन नंबर 7 होमवर्क है, पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो। कल कुछ प्रैक्टिकल में दिया था क्या तुम्हें? नहीं ना, आज करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 भी हो जाएगा। 4, 5, 6, 7 भी हो जाएगा, ठीक है। बस इतना कर लो, ठीक है। यहाँ तक कि कल मेरे को आप कॉपी चेक कराओगे इन 4-5 क्वेश्चन की, ठीक है। प्रैक्टिकल की 4, 5, 6, 7 ये 4 क्वेश्चन मेरे को जरूर नोटबुक में दिखाना है। हुए
तो ठीक है, नहीं हुए ना तो नकल मार के मत करना, ठीक है, उसूल बना लो, ठीक है। मैं कौन सा छुरी लेके बैठा हूँ, बोला आज काम नहीं कर गया गर्दन काट देंगे तेरी, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप है ना, काम नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं आया ना, तो मेरे को बताओगे कि सर इसमें डाउट था, ठीक है, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं ना, नकल मार के आज कर लाओगे, एग्जाम में फिर दिक्कत आएगी, तो मुझे बताओगे नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में करेंगे।